नमस्कार। आज के जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में जो हमारी व्याख्यान श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम विचार करेंगे पाश्चात्य विचारकों पर। इससे पूर्व के जो हमारा व्याख्यान था उसमें हमने प्लेटो, जो हमारे वेस्टर्न थिंकर प्लेटो रहे हैं, पाश्चात्य दार्शनिक, उस पर हमने विस्तृत चर्चा करी थी कि प्लेटो ने शिक्षा को किस प्रकार से देखा और किस प्रकार से उसके बारे में अपना एक दर्शन दिया। आज का जो हमारा विषय है वो है रूसो। रूसो भी एक पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य दार्शनिक, पाश्चात्य शिक्षाविद रहे हैं और रूसो के बारे में आज हम उसके दर्शन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और उन्होंने शिक्षा जगत को क्या दिया उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। रूसो का जन्म जो 28 जून 1712 को हुआ था और उनकी मृत्यु 2 जुलाई 1778 को हुई। उनका जो मेन इंटरेस्ट था, यानी वो जो जहाँ उनकी रुचि थी, उनके रुचि के विषय थे पॉलिटिकल फिलॉसफी, म्यूजिक, एजुकेशन, लिटरेचर और ऑटोग्राफी। ये रूसो के अपने कुछ मुख्य रुचि के विषय थे। अब हम रूसो के संक्षिप्त जो परिचय की बात करते हैं या रूसो के परिचय के बारे में या रूसो कौन थे ये जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमें ये जान लेना होगा कि रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के एक गरीब परिवार में हुआ था। रूसो के पिता एक घड़ीसाज थे। घड़ीसाज मतलब घड़ी को ठीक करने वाले थे, घड़ियों को ठीक करते थे वो। रूसो के जन्म के समय ही उनकी माता का देहांत हो गया। पिता के लापरवाह व्यवहार और माँ की मृत्यु के कारण उनके लालन पालन पर विपरीत प्रभाव पड़ा और वो अक्सर घर से बाहर रहने लगे। घर से बाहर रहने के कारण उनका धीरे धीरे प्रकृति की तरफ प्रेम बढ़ने लगा और वो गरीबों की सहायता करने लगे। लेकिन समाज जो है वो इन चीज़ों को नहीं स्वीकार कर पा रहा था और समाज के कठोर और असहयोगात्मक व्यवहार से क्षुब्ध होकर रूसो फ्रांस भाग गए, फ्रांस चले गए। फ्रांस में रूसो का नया अवतार सामने आया और वो वहाँ अध्ययन प्रेमी बन गए। यहाँ एक चीज को स्मरण में रख लेना बहुत जरूरी है कि रूसो अपने घर से भाग करके फ्रांस चले गए क्योंकि जब उनके जन्म के समय उनकी माता का देहांत हो गया तो कुछ समय के उपरांत उनके पिता ने पुनर्विवाह कर लिया, दूसरा विवाह कर लिया और उनकी जो सौतेली माँ थी वो बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। रूसो को स्नेह, ममता और प्यार नहीं मिला और वो उनके साथ भेदभाव करती थी, उनको कठोर अनुशासन में रहती थी। पिता लापरवाह व्यवहारी थे और उन्होंने भी रूसो की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके लिए रूसो घर से जब भाग गए और समाज से भी वो एक तरह से समाज ने भी उनको स्वीकार नहीं करा, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका दर्शन था उसे नहीं स्वीकारा, तो वो फ्रांस चले गए स्विट्जरलैंड से और वहाँ जाकर के वो बहुत बीमार हो गए। बीमारी के बाद वो जो ठीक हुए तो उनका एक जो नया अवतार, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा, जो सामने आया वो ये था कि वो बहुत ही अध्ययन प्रेमी बन गए। प्लेटो, एडिसन, पोप, लोक आदि विद्वानों के ग्रंथों का रूसो ने बहुत गहराई से अध्ययन किया और वो उससे काफी प्रभावित हुए। रूसो लेखक बनना चाहते थे लेकिन लोक के शिक्षा ग्रंथ से उत्साहित होकर उन्होंने शिक्षक बनने का निर्णय लिया। रूसो ने शिक्षक बनने का निर्णय तो ले लिया लेकिन रूसो सही मायने में शिक्षक बन नहीं पाए क्योंकि जब उन्होंने शिक्षक बनने का निर्णय लिया तो उन्होंने दो विद्यार्थियों के साथ में अपना एक शिक्षा संस्थान आरंभ किया, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण रूसो ने वो उसमें सफल नहीं हो पाए और आर्थिक कठिनाइयों के कारण रूसो ने अनेक व्यवसायों में अपना भाग्य आजमाया। जैसे अध्यापन करा, उन्होंने अध्यापक बनने की कोशिश करी, कुछ नाटक करे, नाटककार बने, किसी के सेक्रेटरी बने, प्रतिलिपिकार बने। ऐसे कई प्रकार के व्यवसाय हैं जिनमें रूसो ने अपनी किस्मत को आजमाना चाहा, लेकिन अर्थ के अभाव के कारण या पैसे के अभाव के कारण वो कहीं भी सफल नहीं हो पाए। अपनी स्वच्छंद प्रकृति के कारण सभी जगह असफलता मिलने के उपरांत अंत में उन्होंने लिखना आरंभ किया और उन्हें लेखक के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिली। मैंने यहाँ आपसे एक बात की चर्चा की है और वो ये कहा कि आर्थिक अभाव और कठिनाइयों के कारण रूसो कहीं भी सफल नहीं हो पाए, किसी भी व्यवसाय में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। जैसे कि मैंने कहा कि रूसो चाहते थे वो अध्यापक बने लेकिन नहीं बन पाए। उन्होंने अध्यापन में, नाटक में, सेक्रेटरी, प्रतिलिपिकार, विभिन्न जगहों पर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो स्वच्छंद प्रकृति की थे।
उन्हें बंधन स्वीकार नहीं था, वो अनुशासन में नहीं रहना चाहते थे। अनुशासन से मेरा यहाँ पे अभिप्राय है कि ऐसा नहीं था कि रूसो अनुशासित नहीं थे, रूसो स्वयं अनुशासित थे, लेकिन उन्हें कठोर अनुशासन से या जो 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 इच्छाएं या जो मूल्य, जो सिद्धांत व्यक्ति पे थोपे जाते हैं, उन थोपे जाने वाली चीज़ों से रूसो हमेशा बाहर भागते थे। और वो कठोर अनुशासन के, बालक के कठोर अनुशासन के तो वो घोर विरोधी थे। उन्हें लगता था कि अगर बालक के साथ में कठोर अनुशासन में उसको रखा जाता है तो उसका स्वाभाविक विकास नहीं होता। और इस प्रकार से जब काफ़ी जगह वो असफल हो गए तो लास्ट में अंत में उन्होंने लिखना आरंभ किया और लेखक के रूप में उनको सफलता मिली। जब हम ये चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि रूसो की जो सफलता है या रूसो को जहाँ सफलता मिली, एक तरह से व्यवसायिक मैं बात कर रही हूँ कि व्यवसाय के क्षेत्र में जहाँ रूसो को सफलता मिली, तो वहाँ पे हमें ये जान लेना जरूरी होगा कि रूसो को ऐसी कौन कौन सी उनकी रचनाएं थी जिसके कारण रूसो विश्व प्रसिद्ध हो गए। और आज ये समझ लीजिए कि हम इतने वर्षों के बाद भी 1712 में उनका जन्म हुआ और 1712 से लेकर के आज ये समझ लीजिए कि 2021 में भी यदि हम रूसो के दर्शन को, रूसो के शिक्षा दर्शन को, रूसो की नीतियों को, उनको हम आज भी चर्चा कर रहे हैं, आज भी वो सार गर्भित है, आज भी उनकी उपयोगिता शिक्षा जगत में है, तो निश्चित रूप से उनकी रचनाओं के विषय में भी जान लेना आवश्यक होता है। तो आइए हम रूसो की रचनाओं पर एक दृष्टि डालते हैं और उस पर हम विचार करते हैं। सन 1750 में द प्रोग्रेस ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, 1750 में रूसो की पहली रचना आई और उसका नाम था द प्रोग्रेस ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। ये उनकी एक पहली रचना प्रकाशित हुई। उसके बाद में सन 1753 में द ओरिजिन ऑफ इंटीग्रिटी अमंग मैन, ये उनकी दूसरी रचना 1753 में यानी 1753 में उनकी दूसरी रचना आई। उसके बाद में जो तीसरी रचना आई वो 1761 यानी 1761 में आई और वहाँ उनकी जो रचना थी उसका नाम था द न्यू हिलोइज। ये तीसरी उनकी रचना थी, द न्यू हिलोइज, ये उनकी तीसरी रचना थी। और उसके बाद में सन 1772 में जो रूसो की कुछ और रचनाएं सामने आई, उनमें एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो राजनीतिक एवं नैतिकता, जो रूसो ने 1772 में 1972 में जो रूसो की रचना आई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसका मुख्य जो उसके अंदर जो विचार थे या जो जिस आधार पर वो लिखी गई थी, जिसे बेस बनाया गया था, वो थी राजनीति एवं नैतिकता। उसी के साथ में दूसरी एक जो उनकी पुस्तक थी या रचना थी वो थी कन्फेशन। और कन्फेशन जो उनके आई उसमें कल्पना एवं रोमांच, यानी कल्पना करके और रोमांच में, यानी जो चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में कल्पना और उस कल्पना के आधार पर रोमांचित होने जैसा साहित्य और जैसी रचना, वो थी कन्फेशन। एंड उसके बाद में जो एक विश्व प्रसिद्ध और आज भी शिक्षा के जगत में यदि हम रूसो का नाम लेते हैं तो रूसो के साथ में रूसो की जो रचना है एमिल, वो एक तरह से पर्यायवाची बन जाती है। और रूसो की जो 1972 में जो तीसरी रचना आई वो थी एमिल। इस प्रकार से रूसो ने 1972 में कुल मिला के 3 रचनाएं उनकी सामने आई। और पहली रचना थी राजनीति एवं नैतिकता पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, दूसरी थी कन्फेशन जो कल्पना और रोमांच पे थी, और तीसरी थी एमिल जो शिक्षा संबंधी थी। इस प्रकार से रूसो ने 1750 यानी 1750 में पहली पुस्तक, 1753 में दूसरी पुस्तक, 1761 में तीसरी पुस्तक, 1772 में उनकी 3 पुस्तकें आई जिनमें एमिल जो है वो आज भी शिक्षा जगत में एमिल को रूसो का पर्याय माना जाता है। एमिल शिक्षा के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। एमिल रूसो के प्रकृतिवाद का परिणाम है। एच पैने के अनुसार एमिल को बाल्यावस्था की एंजल माना गया है। रूसो की जो एमिल है उसके बारे में एच पैने ने कहा है कि एमिल को बाल्यावस्था की एंजल माना गया है। रूसो ने एमिल में यूरोप के तर्कवादियों को यह संदेश दिया कि यदि बालक को समुचित शिक्षा दी जाए
तो वह सभ्यता एवं संस्कृति की अनेक बुराइयों को दूर कर सकता है। शिक्षा मनुष्य को प्रकृति से दूर ले जाती है, अपेक्षा उसे प्रकृति के करीब ले आती है। यानी शिक्षा जो है वो शिक्षा मनुष्य को प्रकृति से दूर ले जाने की अपेक्षा उसे प्रकृति के करीब ले आती है। तो जब रूसो के एमिल की हम बात करते हैं तो एमिल में जो रूसो ने है वो पूरी तरह से उसके अंदर एक बाल्यावस्था के एंजल यानी बालक जो होता है वो किस प्रकार से उन्होंने एमिल और एंजिला दो एक पात्र बचपन के बनाए और उसके अनुसार उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, क्या किया जाए, और बाल्यावस्था में किस प्रकार से शिक्षा से बालक के अंतर्मन पर और उसके मस्तिष्क पर, उसकी भावनाओं पर, उसके व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इसमें रूसो ने विस्तार से चर्चा करी। और वो अपनी इस पुस्तक से जो उस समय के तात्कालिक यूरोप के तर्कवादी थे उनको ये संदेश देना चाहते थे कि यदि बालक को कठोर अनुशासन के बिना यदि प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के साथ यदि समुचित शिक्षा दी जाए तो वह सभ्यता एवं संस्कृति की अनेकों बुराइयां, कुरीतियां जो रूढ़िवादियां हमारी है उनको वो दूर कर सकता है। और शिक्षा जो है वो मनुष्य को प्रकृति से दूर नहीं ले जाती अपितु प्रकृति के करीब ले आती है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रकृति से स्वाभाविक रूप से मिले। ये जो रूसो की रचनाएं थी वो विभिन्न विषयों पे थी, लेकिन हम यहाँ क्योंकि शिक्षा दर्शन का व्याख्यान हम कर रहे हैं और शिक्षा दर्शन में या शिक्षा में रूसो का क्या योगदान रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो एमिल रूसो की है वो शिक्षा के संदर्भ में थी, इसलिए हमने ये जानने की पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सार एमिल का था वो कुल मिला के ये था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रकृति से दूर ना ले जाए अपितु प्रकृति के करीब ले आए। रूसो का दर्शन। अब हमने रूसो के जीवनी के बारे में संक्षिप्त चर्चा करी और रूसो किस प्रकार से लेखक बने और उन्होंने अपने लेखन व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन सी विश्व प्रसिद्ध कृतियां रचनाएं उनके आई, उन पर चर्चा करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ हमें देखना है कि रूसो का जो दर्शन क्या था। रूसो के दर्शन पर उस समय प्रमुख 3 बातों का प्रभाव पड़ा। उस समय यानी 1700 ये हम 1730, 35, 40 के करीब की बात कर रहे हैं। और या मैं ये कहूँ कि हम 300 वर्ष पुरानी अगर ये बात कर रहे हैं, 18, 19, 20 और अब हमारा ये चल रहा है तो 300 वर्ष पूर्व जो है वो रूसो का जो दर्शन था उस पर 3 मुख्य बातों का प्रभाव पड़ा। वो 3 मुख्य बातें कौन सी है ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। उन 3 मुख्य बातों में सबसे जो मुख्य बात थी वो ये थी कि उस समय समाज की दशा, यानी जब रूसो का जन्म हुआ और उनकी जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु के बीच का जो अंतर था, यानी जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि थी, उस समय यूरोप में समाज की दशा क्या थी, इसका रूसो के दर्शन पे पूरी तरह से प्रभाव पड़ा। दूसरा जो मुख्य बात थी वो ये थी कि उनके निजी जीवन के विविध अनुभव। निजी जीवन, जब रूसो जन्म लेते हैं उनके माता की मृत्यु हो जाती है, पिता पुनर्विवाह कर लेते हैं, सौतेली माँ आ जाती है जो उन्हें ममत्व नहीं देती, प्यार नहीं देती, भावात्मक रूप से उनका कोई लगाव नहीं होता है, कठोर अनुशासन में रखती है, उन्हें दंडित करती है। उसके बाद में वो विभिन्न उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, लेखन के क्षेत्र में कूदे और लेखन के क्षेत्र में भी जब बढ़े तो उनकी कुछ कृतियाँ थी। तो इस प्रकार से जब दर्शन की हम बात कर रहे हैं तो पहला हमने अभी भी कहा कि उस समय समाज की जो दशा थी उसका रूसो के दर्शन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और उसके बाद में जो दूसरा प्रभाव का कारण था या दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि उनका जो निजी जीवन के विविध अनुभव थे, उनके अपने व्यक्तिगत जो अनुभव थे, चाहे वो व्यक्तिगत अनुभव पारिवारिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत अनुभव सामाजिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत अनुभव व्यावसायिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत अनुभव उस समय अभावों का हो, या चाहे वो व्यक्तिगत अनुभव उनकी प्रसिद्धि का हो, कोई भी किसी भी तरह का निजी जीवन के जो विविध अनुभव थे उनके आधार पर उनके दर्शन का एक दर्शन उनका बनता चला गया। उसके बाद जो तीसरी मुख्य बात थी वो ये थी कि रूसो का भावात्मक स्वभाव था, यानी
वो भावुक थे, वो संवेदनशील थे। और एक चीज यहाँ हमें विस्मृत नहीं करनी चाहिए, या इसको अक्सर सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो भी मनुष्य प्रकृति प्रेमी होता है वो भावुक निश्चित रूप से होता है, वो संवेदनशील होता है। प्रकृति, जो हमें प्रकृति से जो कुछ मिला है, चाहे हमारे नदी नाले हैं, चाहे हमारे पहाड़ पर्वत हैं, चाहे फिर हमारे समुद्र है, हमारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी है, जो प्रकृति से हमें मिले हैं, उन प्रकृति से जो जिन लोगों का जुड़ाव होता है वो निश्चित रूप से भावात्मक हो जाते हैं। और देखिए, प्रकृति से प्रेम करने वाले, एक यहाँ छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी कि जो प्रकृति से प्रेम करते हैं वो प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। यदि हम बात करें, मेघा पाटकर की बात करें, ऐसे ही हम बहुत सारे लोग हैं उनकी बात करें, तो हम जिनकी भी बात करते हैं या प्रकृति से प्रेम करने वाले लोगों की बात करते हैं, वो प्रकृति पदत किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं होने देना चाहते और उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण और उनके हस्तांतरण में पूरी तरह से अपना जीवन लगा देते हैं। किसी भी प्रकृति प्रेमी जो व्यक्ति होता है, उसको यदि किसी भी वृक्ष का, किसी भी पेड़ का यदि पत्ता भी कोई तोड़ता है तो उन्हें कष्ट होता है, और वो प्रकृति के संरक्षण और संरक्षण में दोनों में लग जाते हैं और वो बहुत ही भावुक होते हैं। तो ऐसे ही रूसो का तो जो दर्शन है वही प्रकृतिवाद कहा गया है। तो रूसो का जब प्रकृतिवाद दर्शन था और प्रकृति के करीब वो चले गए, तो इस तरह से रूसो का भावात्मक स्वभाव जो था उसके कारण भी उनके दर्शन पर प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से हमने जब रूसो के दर्शन की बात करी, तो रूसो के दर्शन में हमने कहा कि प्रमुख 3 बातों का प्रभाव पड़ा, जिसमें पहली जो हमने चर्चा करी वो ये है कि उस समय यूरोप में समाज की दशा क्या थी। दूसरी बात हमने करी कि उनके निजी जीवन के विविध अनुभव कौन कौन से थे, जिसके आधार पर उनकी विचारधारा का विकास हुआ और विकसित हुए। और उसके बाद में था, क्योंकि रूसो प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से बहुत जुड़े हुए थे, उन्होंने, उनका जो दर्शन है वो भी प्रकृतिवाद के, नेचुरलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो रूसो का जो स्वभाव है वो भावात्मक था, वो बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन 3 प्रमुख बातों का रूसो के दर्शन पर असर पड़ा। रूसो के दर्शन की जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो उसको और आगे विस्तार से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर का नारा दिया। यानी रूसो का जो नारा था, रूसो का जो संदेश था, रूसो का जो विजन था, वो यही था कि प्रकृति की ओर लौट चलो, बैक ऑफ नेचर का नारा दिया। उनके दर्शन के केंद्र में प्रकृति थी। रूसो के अनुसार प्रकृति में अच्छाई, स्वतंत्रता, प्रवाह, लय, शासनहीनता, मधुरता और समरसता है। रूसो ऐसा मानते थे कि जो प्रकृति प्रेमी हैं या जो लोग प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के में स्वतंत्रता, प्रवाह, लय, शासनहीनता, मधुरता और समरसता एक नैतिक स्वभाव है और वो स्वतः ही आ जाता है। समाज में व्याप्त कृत्रिमता, आडंबर, उत्तेजना, शीघ्रता और अनावश्यक हलचल से प्रकृति अछूती है। यानी समाज में व्याप्त जो कृत्रिमता है, जो बनावटीपन है, जो दिखावा है, जो वास्तविकता से कोसों दूर है, उसमें क्या क्या है? आडंबर, उत्तेजना, शीघ्रता, अनावश्यक हलचल आदि सब चीजें उसमें समाहित की गई है। इससे प्रकृति बची हुई नहीं है, अछूती नहीं है, किसी न किसी प्रतिशत में ये कार्य हो रहा है। रूसो समाज के आडंबर एवं कुरीतियों से शुद्ध थे। उनका मानना था कि प्रकृति ज्ञान का स्रोत है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस अवधारणा और प्रकृति के अनुसरण करने का आह्वान रूसो ने किया। रूसो ने क्या आह्वान किया? रूसो ने आह्वान किया कि प्रकृति जो है वो ज्ञान का स्रोत है, यानी कहीं से यदि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसका साधन और संसाधन है वो हमारी प्रकृति है। इस अवधारणा और प्रकृति के अनुसरण को करते हुए, यानी उन्होंने ये चीज देख ली कि ये उनकी अवधारणा थी और उस अवधारणा का अनुसरण करने के लिए उन्होंने
एक ये आह्वान किया रूसो ने, और इस प्रकार से हमने रूसो के बारे में इससे जानकारी प्राप्त करी। नेक्स्ट हमारा जो आगे हम जब बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमारा ये आता है कि रूसो के दर्शन में और हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी सारगर्भित है, जिन पे आज भी चर्चा की जा सकती है, जिन्हें आज भी समझा जा सकता है। मनुष्य का जीवन बंधिर रहित, मुक्त एवं स्वतंत्र होना चाहिए। रूसो ने कहा है कि मनुष्य जो है, बालक जो है, व्यक्ति जो है, विद्यार्थी जो है, जो भी मनुष्य है, उसका जीवन बंधन से रहित, मुक्त और स्वतंत्र होना चाहिए। ये उन्होंने कहा है सबसे पहले अपने दर्शन में। इस प्रकार रूसो के दर्शन में व्यक्तिगता स्वाभाविक प्रकृति और उच्चतम मूल्यों का स्रोत बना हुआ है। यानी रूसो ने ये कह तो दिया कि मनुष्य का जीवन बंधन रहित, मुक्त एवं स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की जो ये बातें हैं और इस प्रकार की जो कला है, उसको उसके लिए रूसो के दर्शन के प्रकृतिवाद में इन चीजों पर विचार कर लेना चाहिए, जिसमें है व्यक्तिगता, स्वाभाविकता, और तीसरी चीज आती है आपकी कि आप किस तरह से उच्चतर मूल्यों के संकेत प्राप्त होते हैं। यानी इस तरह की यदि चीज होगी तो वहां वैयक्तिकता, स्वाभाविकता और प्रकृति और उच्चतर मूल्यों का स्रोत है, और वहां आपको उस चीज से जाना जाएगा। प्रकृति एवं उसके प्रभाव के कारण मनुष्य में उत्पन्न भाव, वेग और अनुपात ही ज्ञान है। यानी यदि किसी ने ये मान लिया कि ज्ञान क्या है, तो रूसो के अनुसार नहीं, अपितु जो रूसो को नहीं मानने वाले लोग हैं उनके बीच में तो केवल एक ही चीज होगी कि रूसो को यदि हमें समझना है तो हमें ये मान लेना होगा कि मनुष्य में उत्पन्न भाव और वेग और अनुभव है, वही ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति में प्रथम अनुभव, तदुपरांत विचार से सिद्धांत को रूसो ने स्वीकारा है, और उन्होंने इसकी परिकल्पना जो है वो निषेधात्मक शिक्षा के विस्तार के रूप में करी थी। यानी ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रूसो की जो निषेधात्मक शिक्षा है वो प्रकृतिवाद से जुड़ी हुई है। निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धांत यानी कहीं भी आप किसी भी बालक पे किसी भी स्तर तक अध्ययन करने के लिए, उसे हायर स्टडी के लिए, उसे नौकरी के लिए, उसे व्यवसाय के लिए आप उत्तेजित नहीं करेंगे और बाध्य नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो आपने अपनी गलती स्वीकार ली, और अगर आपने गलती स्वीकार ली तो आपके लिए तुरंत दंड का प्रावधान हो जाएगा। इसलिए जो रूसो के दर्शन की हमने बात करी तो वहां पे ये बड़ी चीज थी कि रूसो ने जो है वो अपना जीवन दर्शन वहां पे उनके साथ में बांटना चाहा, और इस प्रकार से रूसो की निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धांत जो है वो रूसो के दर्शन पर आधारित है। तो अभी हमने जो हमारा ये इस श्रृंखला का जो व्याख्यान चल रहा है, इस व्याख्यान में मैं एक बार पुनरावृत्ति के तौर पे आपसे पुनः इस पर संक्षिप्त में इसको चर्चा करना चाहूंगी कि आज की श्रृंखला में हमने पाश्चात्य विचारक जो हमारे हैं रूसो, उनके बारे में चर्चा करी है, और उनका जो उनकी रुचि पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी राजनीति दर्शन में थी, संगीत में थी, शिक्षा में थी, साहित्य में थी और ऑटोबायोग्राफी में थी। और उनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ, और उनको परिवार से स्नेह, प्यार, ममता और अच्छा पालन पोषण नहीं होने की वजह से वो घर से दूर रहे, प्रकृति के बहुत करीब रहे, और वो समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज का जो कठोर रवैया है, उससे दुखी होकर फ्रांस चले गए। और फ्रांस में उन्होंने धीरे धीरे जब और बहुत ही महान शिक्षाविद और दार्शनिक थे, प्लेटो, एडिसन, पॉप, लॉक आदि को पढ़ा, तो वो उनसे प्रभावित होकर के लेखक बन गए। लेखक बनने के बाद में उन्होंने कुल मिलाकर के जो विश्व प्रसिद्ध है वो 6 रचनाओं की पुस्तकों की रचना करी। उन रचनाओं में एमिल बहुत ही प्रसिद्ध है जो शिक्षा संबंधी है, और उस पर शिक्षा के बारे में कहा गया है। और जो रूसो का मुख्य बात यह है कि रूसो का जो दर्शन है उस पर 3 मुख्य बातों का प्रभाव पड़ा था। उस समय यूरोप की समाज की दशा क्या थी, उनके जीवन के अनुभव क्या थे, और उनका भावात्मक स्वभाव। और अंत में रूसो ने कहा है कि प्रकृति की ओर लौट चलो। यदि बालक को आप
स्वाभाविक शिक्षा देना चाहते हैं, उनकी क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बालक को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा और प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा। और जब प्रकृति की तरफ लौटने की उन्होंने बात करी धीरे धीरे, तो उनकी जो रूसो का निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धांत था वो सामने उजागर हुआ, क्योंकि उन्होंने जीवन को बंधन मुक्त और स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसी उनकी परिकल्पना थी। और उन्होंने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति में प्रथम क्या आता है? सबसे पहले अनुभव आता है, अनुभव के बाद क्या आता है? विचार आता है, और विचार से क्या बनते हैं? हमारे सिद्धांत बनते हैं। इस चीज को रूसो ने स्वीकारा और इस प्रकार से उनका जो निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धांत है वो रूसो का बना। और इस श्रृंखला के बाद में हम बाकी जो दूसरा जो हमारी व्याख्यान श्रृंखला होगी, उस श्रृंखला में हम आगे रूसो की जो शैक्षिक विचारधारा थी, रूसो के शिक्षा के सिद्धांत थे, रूसो ने अपने पाठ्यक्रम को किस प्रकार से कहा कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण नीतियां कैसी होनी चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, अनुशासन का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सब पर उन्होंने, हम इस पर आगे के व्याख्यान में चर्चा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।